आज की क्लास में हम लोग यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और इस चैप्टर का नाम है आपका लाइट। लाइट मतलब क्या होता है? तो प्रकाश। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? हम लोग प्रकाश कहते हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग लाइट से क्या समझते हो। ठीक है, तो लाइट से क्या समझते हो बताओ। हाँ, चलो, लाइट कहने का अर्थ ये हो जाएगा, लाइट के बारे में जब डेफिनेशन इसको डिफाइन करना चाहोगे, ठीक है, ये तो ठीक है, टॉर्च से निकलता है, बल्ब से निकलता है, सूर्य के प्रकाश से निकलता है, वो निकलने वाला तो वो तो सोर्स में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर लाइट को हम लोग एक्चुअल में डिफाइन करना चाहेंगे कि लाइट क्या है, तो आप लोग पहला ही वर्ड बोलोगे कि लाइट क्या है आपका? एनर्जी है। अब एनर्जी तो अभी पढ़े नहीं हो। ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता। किसी भी वर्क को करने के लिए जो क्षमता चाहिए वो क्या कहलाएगा? हम लोग का एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, अब एनर्जी, लाइट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा का रूप है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस एनर्जी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहने का से वस्तु को हम लोग देखने के लिए करते हैं। इसके लिए देखने के लिए। अगर लाइट है तो हम लोग देख सकते हैं, लाइट नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं? अंधकार है, यानी कि वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ से आपको लाइट के बारे में क्या लिखना है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा का रूप है जिसका उपयोग किसी भी वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब वस्तु को कैसे देखते हैं इसको हम लोग को समझना है। तो इसमें आने से पहले हम लोग यहाँ पे एक और टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। इसको बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के स्रोत। अब सोर्स ऑफ लाइट में दो यहाँ पे हम लोग को प्रकार मिलते हैं। तो इन दो प्रकार में कौन कौन से मिलेंगे? पहला चीज़ क्या मिलेगा हम लोग को? पहला चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिलेगा, एक तो होता है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स जिसे हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक स्रोत बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा कृत्रिम स्रोत जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स। ये क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल सोर्स। एक नेचुरल सोर्स, दूसरा क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल सोर्स हो जाएगा। नेचुरल सोर्स में कौन कौन से यहाँ पे स्रोत उपलब्ध हैं? तो इसमें आपका क्या आता है? सन आता है, स्टार आता है, और क्या आता है यहाँ पे? सन हो गए, स्टार हो गए, और जैसे आप लोग देखे होगे जुगनू। ये सब क्या है? नेचुरल। नेचुरल कहने का अर्थ है इनकी अपनी स्वयं की प्रकाश होती है, उसे क्या बोलेंगे? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन बताना आप लोग, मून के पास अपने स्वयं का प्रकाश होता है क्या? तो नहीं होता है। ये कैसे चमकता है? तो ये सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर चमकता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे, मून कोई भी यहाँ पे ऊर्जा प्रकाश का स्रोत नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? चमकदार बनता है। आर्टिफिशियल स्रोत यानी कि कृत्रिम, यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए जो स्रोत हैं, उसमें जैसे कि आपका हो जाएगा टॉर्च हो जाएगा। टॉर्च हो गया, और क्या हो जाएगा आपका? बल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बल्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? बल्ब हो जाएंगे, टॉर्च हो जाएंगे, मोमबत्ती हो जाएंगे। इन सबको आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोग को समझना था कि सोर्स ऑफ लाइट कौन कौन से हैं। तो दो प्रकार से हैं, एक नेचुरल सोर्स है, दूसरा क्या है आपका? आर्टिफिशियल सोर्स है। नेचुरल सोर्स में हमें सन दिखता है, और क्या दिखते हैं? स्टार दिखते हैं, जुगनू दिखते हैं, इनके अपने स्वयं के प्रकाश मान रहते हैं। उसके बाद जो आर्टिफिशियल, जिसको मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, कृत्रिम स्रोत बोलेंगे, इसमें टॉर्च आता है, बल्ब आता है, मोमबत्ती आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग समझेंगे लाइट के बारे में, अगर दो चार पॉइंट मैं लिखना चाहूँ, तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा? लाइट को मैंने ऊर्जा का रूप कहा, और इसमें हमने स्रोत को भी देख लिए कौन कौन सोर्स हैं। तो इन्हीं में से एक सोर्स को मैं लेता हूँ जिसका नाम क्या है? सन, सूर्य का प्रकाश। अब इस सोर्स में हम लोग क्या देखेंगे? तो इस सोर्स में हम लोग ये देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से मान लो कोई भी व्यक्ति, जैसे ये एक व्यक्ति है या वस्तु है, अगर मान लो इसको हम लोग पहना देते हैं, इसको पहना देता हूँ मैं ब्लू शर्ट, ये ब्लू कलर का शर्ट पहना है, और हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ये जो आँख है ये क्या कहलाएगा? जो व्यक्ति देखता है उसको प्रेक्षक बोलते हैं। तो प्रेक्षक की आँख से हम लोग देखेंगे, किसकी आँख से देखेंगे? प्रेक्षक की आँख से। तो हमें इस जो व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, इसका जो भी नाम रहेगा, इसका जो शर्ट है वो कलर हमें क्या दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा।
अब ऐसा क्यों होता है, ये वस्तु हमें कैसे दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या पड़ती है, सूर्य के प्रकाश पड़ती है, और सूर्य के प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट बोलते हैं, वाइट लाइट कहते हैं इसको। ठीक है, अभी एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों का जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से क्लियर रहे। जब लाइट इसमें से पड़ती है इस वस्तु पे और इसमें रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक पहुँचता है, तब हमें यह वस्तु दिखाई देती है, और इसी देखने में सहायता करता है कौन, आपका लाइट, यानी कि प्रकाश। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लाइट है वो एक्चुअल में क्या चीज़ है, इसको हमने समझा। ठीक है, अब यहाँ से ये वस्तु का अलग अलग रंग देखते हैं, और ये जो सूर्य के प्रकाश से जो आ रहा है इसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। और श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारें तो आप लोगों को पता होगा 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इन 7 रंगों के समूह को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और इसी स्पेक्ट्रम का जो क्रम रहता है वो क्या रहता है आपका, तो यहाँ पे रहता है वायलेट, इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, ऑरेंज और रेड। ये सीक्वेंस आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछता है, इसका सीक्वेंस पूछता है कि इसमें कौन से कलर शामिल हैं, कौन से कलर शामिल नहीं है। आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ से एज्यूम करो जो सूर्य के प्रकाश है वो तो व्हाइट लाइट है, यानी कि 7 रंगों का कॉम्बिनेशन है। जब 7 रंग में जो मेन आपके प्राथमिक कलर, आगे हम लोग कलर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, RGB, इन्हीं तीनों रंगों के मिश्रण से बाकी रंगों को बनाया जाता है। लेकिन जब इन तीनों को मिला दिया जाता है तो हमें कैसा दिखाई देता है, वाइट ही दिखाई देता है। तो जब इसमें वाइट लाइन पड़ती है, लेकिन इस जो वस्तु है, इस वस्तु का कलर कौन सा आपका, ब्लू है। और ये जो ब्लू कलर है ये क्या करेगा, इसमें से 6 कलर और ब्लू को केवल छोड़ करके बाकी जो 6 कलर बचेंगे उसको अवशोषित कर लेगा और एक कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, कौन से, आपके ब्लू कलर को। और इस वस्तु हमें कैसे दिखाई देगी, ब्लू दिखाई देगी, यानी कि नीला दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि प्रकाश के साथ हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं। कोई वस्तु में नीला कब दिखाई देता है, पीला कब दिखाई देता है, रेड कब दिखाई देता है, ये सब हम लोग समझ रहे हैं। कलर जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी मैं बस इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लाइट एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ से इस लाइट के बारे में अगर देखेंगे तो 2 व्यक्ति आएंगे। एक तो ये व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति, इनको बना देता हूँ, इनका नाम है न्यूटन, न्यूटन चर्चा हो जाएंगे। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो लाइट है इसको पार्टिकल माना था। क्या माना था, पार्टिकल, यानी कि कण। ठीक है, इन्होंने लाइट को क्या बोला था, कण बोला था। और वहीं पे एक और व्यक्ति हैं जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइजेनबर्ग के नाम से जानते हैं। इनका नाम क्या है, हाइजेनबर्ग। इन्होंने लाइट को क्या माना था, तो इन्होंने लाइट को क्या कहा, वेव माना। वेव मतलब क्या होता है आपका, तरंग होता है। ठीक है, और इन्हीं के कॉन्सेप्ट से हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो लाइट है वो क्या करती है, आपके सीधे सरल रेखा में मोशन करती है, सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, प्रकाश चलता है। अब दोनों में मतभेद हुआ। एक ने कहा कि लाइट क्या है, आपका कण है, पार्टिकल है। एक ने कहा कि लाइट क्या है, आपका वेव है, तरंग है। ये मतभेद चलता रहा। तो इन दोनों में घमासान युद्ध चलता है, न्यूटन वर्सेस हाइजेनबर्ग। ये दोनों अपनी बात की पुष्टि के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रयोग करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहीं से न्यूटन से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है कणिका सिद्धांत। ठीक है, इसको बोलेंगे पार्टिकल थ्योरी बोलेंगे। और हाइजेनबर्ग से हमें क्या मिलता है, तो तरंग सिद्धांत मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कणिका सिद्धांत किसने पेश किया, तो आप लोग क्या बताओगे, न्यूटन ने पेश किया। और तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो हाइजेनबर्ग ने दिया। लेकिन जब दोनों के बीच में लड़ाई होता है तो इन दोनों को समझाने के लिए एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम आप लोग सुने होंगे। ये कौन है, आपके अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन इनका नाम है। तो इन्होंने कहा कि ये जो आपका लाइट है ये आपका क्या है, पार्टिकल भी है और वेव भी है। मतलब कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो इनका जो थ्योरी था इसको बोला हमने ड्वेल नेचर, यानी कि द्वैध प्रकृति कहा। क्या कहा इसको, द्वैध प्रकृति। प्रकाश ड्वेल नेचर की तरह बिहेव करता है, द्वैध प्रकृति की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे घटनाक्रम हम लोग तो पढ़ेंगे ही, बस ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। प्रकाश के संबंध में कणिका सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया। तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने दिया। और द्वैध प्रकृति, ड्वेल नेचर किसने कहा, तो आइंस्टीन ने कहा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पे कहा। अब जब हम लोग वेव एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसके पहले वेव वाला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि क्लास 20 से स्टार्ट हो रही है। तो सारी चीज़ें एक ही क्लास में समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं लेकर के चल रहा हूँ। लाइट पे आएंगे, लाइट पे हम लोग मिरर, लेंस, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जो पृष्ठभूमि है इसको समझना हम लोग के लिए जरूरी है।
जब वेव वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वेव मतलब होता है तरंग, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो वेव होता है दो प्रकार का वेव होता है। एक क्या होगा आपका मैकेनिकल वेव होगा और एक क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। ठीक है, ये जो वेव होता है दो प्रकार का पाया जाता है, एक आपका क्या होता है मैकेनिकल वेव और एक क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैकेनिकल वेव होता है इसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बिना माध्यम के ये नहीं चल सकता। एग्जाम्पल फॉर आपका साउंड वेव। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल मैग्नेटिक वेव की बात करें तो इसको किसी प्रकार से मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बिना मीडियम के भी चल सकता है, जैसे कि आपका लाइट वेव। लाइट वेव, तो यहाँ से एक और पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है कि लाइट को चलने के लिए या विचरण करने के लिए किसी प्रकार से मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये किस में ट्रेवल कर सकता है, आपके वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। ये जो वर्ड है ये बार बार यूज होगा, तो इसको आप लोगों को समझना है। निर्वात मतलब ऐसी अवस्था या ऐसा सिचुएशन जहाँ पे बिल्कुल भी हवा ना हो। आप लोग बोल सकते हो निर्वात मतलब अंतरिक्ष बोल सकते हो, जहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, निर्वात बोल सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश आप लोग पता है सौरमंडल में, सौरमंडल कहने का से आपके आसमान यानी कि अंतरिक्ष में आपके पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल से पहले आपका क्या है, आपका शून्य अवकाश बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। तो यहाँ से ट्रेवल करके पृथ्वी तक पहुँचता है। अगर यहाँ पे माध्यम नहीं है तो पृथ्वी तक कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि ये क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव जब पढ़ेंगे तो इन दोनों को और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझना है कि लाइट कौन सा वेव है बोलेगा तो क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, यानी कि जो सूर्य से जो प्रकाश निकलती है, यहाँ पे सन बना लेते हैं, इसमें जो लाइट निकलेगी, इसमें ये कौन सी वेव होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यानी कि क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ये कई भागों में डिवाइड हो जाएगा। अब इन कई भागों में कौन कौन से भाग, पहला जो भाग होगा इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे गामा रे, या इसको मैं सीक्वेंस से बताते चल रहा हूँ। सूर्य की जो प्रकाश है इसको हमने क्या कहा, श्वेत प्रकाश कहा। ठीक है, इसको हमने क्या कहा आपका, इसको हमने कहा श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट बोला। और इसकी सहायता से किसी भी वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। इसीलिए इसको एक और नाम बोला जाता है दृश्य प्रकाश, यानी कि विजिबल लाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विजिबल लाइट। तो यहाँ से एक रेंज मैं डिसाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका विजिबल लाइट है। और इस श्वेत प्रकाश में, विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं। कौन कौन से, आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये अलग अलग रंगों में विभक्त होने का कारण क्या होता है कि सभी रंगों का जो वेव लेंथ है, यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, वेव लेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, ये क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इनका वेव लेंथ कितना होता है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, इसका जो क्राइटेरिया रहेगा ये कितना रहेगा आपका, 400 नैनोमीटर से कितना रहता है आपका, 700 नैनोमीटर तक रहता है। और एंगस्ट्रॉन में इसी को मापेंगे, तो इसको आप लोग याद रखोगे, ये 3600 एंगस्ट्रॉन से लेकर के आपके 7800 एंगस्ट्रॉन तक रहता है। किसी किसी बुक में आपको 4000 से 8000 मिलेगा। तो इस रेंज को आपको लगभग मान के चलना है, यहाँ से इसको याद रखना है। अब रही बात ये कि ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वेव लेंथ क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए हम लोग ये समझते हैं, जैसे मान लो कोई वेव है, ठीक है, ये वेव हो गया, तो इस प्रकार से वेव बनता है, ये इसका मिड पॉइंट है, माध्य स्थिति है। तो वेव लेंथ को समझना है, तरंग दैर्घ्य लेमडा को समझना है, तो इसके लिए ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक अपना एक चक्र पूरा कर रहा है। तो यहाँ से वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य जब भी आपको याद रखना है, तो ऊपर जो यहाँ पे बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रृंग बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। तो दो नज़दीक के श्रृंगों के बीच की दूरी वेव लेंथ तरंग दैर्घ्य कहलाती है। या तो बोल सकते हो दो नज़दीक के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, ये क्या कहलाएगा आपका, वेव लेंथ कहलाएगा। वेव लेंथ को समझने, वेव जब पढ़ेंगे तो 4 पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से मैं इसको समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना पड़े। पहला आपका वेव लेंथ, दूसरा एक होता है फ्रीक्वेंसी, यानी किसी को बोलते हैं आवृत्ति, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है इसमें आवृत्ति के बाद यहाँ पे आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, ठीक है।
और चौथा होता है आयाम, एम्पलीट्यूड। ये किसी भी वेव में पाया जाता है। आयाम मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। आयाम क्या बोलेंगे, तो इसके मिड पॉइंट के ऊपर अधिकतम कितना विस्थापित हुआ या नीचे अधिकतम कितना विस्थापित हुआ, ये क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। आवर्तकाल को आपको याद रखना है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा एक चक्कर। क्या याद रखना पड़ेगा, एक चक्कर। एक चक्कर कहने का से क्या है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ है, यहाँ तक पहुँचने में जो लगा समय है, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय, यही क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। और आवृत्ति को देखेंगे तो आवर्तकाल का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसको अगर देखना है तो आपको याद रखना है एक सेकेंड। क्या याद रखना है यहाँ पे, एक सेकेंड। एक सेकेंड में कितने चक्कर लगा लिए, वो क्या कहलाएगा, आवृत्ति। मान लो एक सेकेंड में इसने 2 चक्कर लगा लिए, तो इसकी वेव की आवृत्ति क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। बाकी इन सब चीज़ों को हम लोग वेव में पढ़ेंगे, मोशन में भी पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी ये पॉइंट आया है इसलिए इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब यहाँ से हमने तो इसको डिवाइड कर दिया। इसको अलग अलग रंगों में विभक्त होने का रीज़न भी यह है कि सभी का वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। इसमें सबसे कम किसका है, आपके वायलेट का है, सबसे ज़्यादा किसका है, आपके रेड का है। इसको एग्जाम में पूछता है कि वेवलेंथ के आधार पे इस रंगों को आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से पूछ सकता है कौन से रंग का वेवलेंथ अधिक होता है, कौन से वेवलेंथ कम होता है, ये भी पूछ सकता है। तो अभी थोड़ा समझते हैं। अगर इसका रेंज देखेंगे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। ये कौन सा कलर है, वायलेट। और वायलेट के इधर जाएंगे, इधर इस साइड में जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, अल्ट्रा वायलेट मिलता है, जिसको बोलते हैं यूवी रे बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, यूवी रे। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पराबैंगनी किरण। क्या बोलेंगे इसको, पराबैंगनी किरण बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट के इधर क्या मिलेगा आपको, एक्स रे मिलेगा, और एक्स रे के इधर क्या मिलेगा, गामा रे मिलेगा। इधर कौन सा कलर, रेड है, तो इधर क्या मिलेगा आपको, इंफ्रा रेड मिलेगा। क्या मिलेगा, इंफ्रा रेड मिलेगा। और इधर क्या मिलेगा आप लोगों को, तो इधर आप लोगों को मिल जाएगा माइक्रोवेव। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, माइक्रोवेव मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लास्ट में रेडियो वेव मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ से इस ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो वेव लेंथ है इसका मान बढ़ रहा है, और इधर जब आ रहे हैं तो वेव लेंथ का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कहने का अर्थ ये है कि इसका जो वेव लेंथ बन रहा है ये पास पास में बन रहा है, और इसका जो वेव लेंथ बन रहा है ये दूर दूर में बन रहा है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि जब वेव लेंथ बढ़ेगा, यहाँ पे वेव लेंथ इधर बढ़ रहा है, तो इसकी दूरी भी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो इसको एक चक्कर लगाने में जो लगा समय है वो ज़्यादा लगेगा। आवर्तकाल का मान क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, आवर्तकाल बढ़ेगा, टाइम पीरियड यहाँ पे बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम। आवृत्ति कहने का अर्थ है एक चक्कर में लगा समय। ठीक है, मतलब सॉरी, एक सेकंड याद रखना, एक सेकंड में कितने चक्कर, तो एक सेकंड में कम चक्कर लगाएगा, यहाँ पे एक सेकंड में ज़्यादा चक्कर लगाया, तो इधर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ज़्यादा। इधर आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, इधर बढ़ेगी। ठीक है, इधर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, इधर फ्रीक्वेंसी घटेगा। ये 3 पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। इधर जाएंगे तो आपका वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन से कलर के लिए ज़्यादा है, कौन से कलर के लिए कम है, ये क्वेश्चन पूछता है। या तो सीधा सीधा आपको बोल देगा, आपको इंफ्रारेड दे देगा, आपको गामा रे दे देगा, आपको एक्स रे दे देगा, आपको विजिबल रे दे देगा, और बोलेगा इनको बढ़ते हुए वेवलेंथ के आधार पर जमाइए या घटते हुए वेवलेंथ के आधार पर जमाइए, तो इसको आपको जमाना पड़ेगा। वेवलेंथ से कनेक्शन आपके यहाँ पे टाइम पीरियड, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे हम लोग समझते हैं, और इसके बाद हम लोग को और 3 पैरामीटर यहाँ पे समझने हैं। 3 पैरामीटर में क्या होगा, एक तो बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, तीव्रता होता है। तो आपको याद रखना है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो इधर वाले जो आपके रे हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। मतलब इधर इंटेंसिटी क्या हो रही है, इधर बढ़ रही है, इधर क्या होगा, इंटेंसिटी घटेगा, इधर तीव्रता घटेगी, इधर बढ़ेगी। इसका सीधा सीधा हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इधर क्या है, वायलेट है, वायलेट के बाद क्या है, अल्ट्रा वायलेट, यानी कि पराबैंगनी किरण। अब ये पराबैंगनी किरण क्या होता है, इसको आपको समझना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी में, और पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, वायुमंडल। इस वायुमंडल में एक मोटा परत पाया जाता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओजोन परत के नाम से जानते हैं। और इसी ओजोन परत की मोटाई, ठीक है, इसकी मोटाई को मापने के लिए एक इकाई है, यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाप्सन कहते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या बताओगे आप लोग, डाप्सन बताओगे। ठीक है,
अब ये ओजोन परत क्या करती है, आपके मोटे लेयर में बनी रहती है और सूर्य के प्रकाश से क्या निकलता है, पराबैंगनी किरण निकलता है। इसी पराबैंगनी किरण को अवशोषित कौन करती है, ओजोन परत करती है और पृथ्वी में आने से रोकती है। लेकिन हम लोग पृथ्वी पर से क्या करते हैं, एसी चलाते हैं। एसी से क्या निकलता है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो क्या कर रहा है, इस ओजोन परत की मोटाई को कम करते जा रहा है, जिससे आपके क्या हो रहा है, पराबैंगनी किरण जिसकी तीव्रता ज़्यादा है वो क्या कर रही है, ओजोन परत को पार करके पृथ्वी पर पहुंच रही है। और पृथ्वी पे पहुंच रही मतलब क्या हो रहा है, आपका बीमारी। और बीमारी में क्या, आपका कैंसर। और किस पे कैंसर, तो त्वचा पे कैंसर। ठीक है, पराबैंगनी किरण मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीमारी हो जाएगा। बीमारी कहने का से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया। उससे भी तीव्र कौन है, एक्सरे है। एक्सरे का उपयोग किस लिए किया जाता है, एक्सरे का उपयोग आपके चमड़ी को पार करके क्या कर देता है, हड्डी को दिखा देता है। ये और भी तीव्र है। उससे भी तीव्र क्या है, आपका गामा रे। इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो न्यूक्लियर यानी कि किसी भी पार्टिकल के नाभिक को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इतना क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। इधर ये कम तीव्र वाले हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और रेडियो वेव। तो इनका उपयोग वायरलेस कनेक्शन में किया जाता है। वायरलेस कनेक्शन कहने का आपसे, जैसे एसी हो गया, एसी के रिमोट में कौन सा रे बोलेगा, तो क्या बताओगे, इंफ्रारेड। ठीक है, माइक्रोवेव सेल फोन में यूज होता है, नेटवर्क के रूप में यूज होता है। रेडियो वेव आपके टीवी चैनलों में सिग्नल के माध्यम से, जो सैटेलाइट सिग्नल है उसके माध्यम से यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे जब वेव पढ़ेंगे। हमें यहाँ पे पैरामीटर को देखने हैं, तो इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो वेवलेंथ घट रहा है। वेवलेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ रहा है, इधर टाइम पीरियड कम हो रहा है। फ्रीक्वेंसी इधर घट रही है, इधर बढ़ रही है। इंटेंसिटी इधर बढ़ेगी, इधर घट जाएगी। इतने पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक कहने का अर्थ है एक प्रकार से माध्यम के गुण, मीडियम के गुण को बताता है कि माध्यम कितना सघन है, कितना विरल है। इसके लिए एक टेबल आपको प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, यहाँ पे लिखता हूँ मैं मीडियम को, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पीड को। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझना है, जैसे इधर हम लोग जाएंगे तो इधर स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। और इधर स्पीड क्या हो जाएगी, इधर स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वेवलेंथ इधर बढ़ रहा है तो स्पीड भी यहाँ पे बढ़ेगी। अब मीडियम में हम लोग एक तो मीडियम लेंगे वैक्यूम। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि क्या है, आपके सर्वाधिक, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि प्रकाश की चाल मैक्सिमम किस में होती है, तो क्या बताना है, निर्वात वैक्यूम में बताना है। कितना होता है, वैल्यू को पूछता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एयर में आ जाते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.003। ठीक है, मतलब थोड़ा सा वैक्यूम से ज़्यादा रहता है। यहाँ पे स्पीड में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, तो ऐसा आप लोग मान सकते हो। उसके बाद एयर के बाद वाटर का देखते हैं। ठीक है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33 होता है। और यहाँ पे स्पीड कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर ग्लास में आएंगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5 होता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के ग्लास हैं, फ्लिंट कहाँ से, क्राउन कहाँ से, उसको आगे हम लोग देखेंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे समझेंगे। ठीक है, और इसका स्पीड कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, लाइट की स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, पहले 3 × फिर उसके बाद 2, फिर 2.5, 299, उसके बाद 2.5, उसके बाद 210। ये यहाँ पे स्पीड कम होती जा रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे एक पैरामीटर और लगा सकते हैं, जब स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा, कम होगा, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इतना पैरामीटर आपको याद रखना है, यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे जो आज का जो क्लास है ये बेसिक लाइट को समझाने के लिए जो क्लास है। इसके बाद कल के क्लास में हम लोग मिरर, ये सब परावर्तन, अपवर्तन, इन सबको हम लोग समझेंगे, वहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। इस चार्ट से आपके कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन है, ये वाला चार्ट, जिसमें मैंने आपको समझा दिया है। जो 5-6 पैरामीटर लिए हैं, इन 5-6 पैरामीटर के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं।
कब वेवलेंथ बढ़ेगा, कब आवर्तकाल बढ़ेगा, कब फ्रीक्वेंसी कम होगी, कब इंटेंसिटी कम होगी, कब स्पीड कम बढ़ेगा, फिर कब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, इसको हमने अच्छे से समझा है। कल की क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, जो प्रकाश के गुण धर्म है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।